द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं और युक्तियुक्त प्रतिबंध। अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं और युक्तियुक्त प्रतिबंध। अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान के भाग 3 में स्थित है और नागरिकों को लोकतांत्रिक जीवन के लिए आवश्यक 6 प्रमुख स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 का संरक्षण केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताएं पूर्ण या निरपेक्ष नहीं हैं। राज्य संविधान में निर्धारित आधारों पर इनके प्रयोग पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। मूल संविधान में अनुच्छेद 19 खंड 1 के अंतर्गत 7 स्वतंत्रताएं थीं। संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और उसका निपटान करने की स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 19 खंड 1 में थी, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दी गई। वर्तमान में अनुच्छेद 19 खंड 1 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं हैं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 खंड 1 सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस स्वतंत्रता का अर्थ केवल बोलने का अधिकार नहीं है, बल्कि विचारों, मतों और सूचनाओं को व्यक्त करने तथा प्रसारित करने की स्वतंत्रता भी है। अभिव्यक्ति मौखिक, लिखित, मुद्रित, दृश्य, कलात्मक, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल माध्यम से की जा सकती है। प्रेस की स्वतंत्रता का संविधान में अलग से उल्लेख नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित माना है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों के प्रसार के साथ निर्धारित परिस्थितियों में सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता भी शामिल हो सकती है। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य और ब्रिजभूषण बनाम दिल्ली राज्य के निर्णयों ने प्रेस तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक महत्व को प्रारंभिक दौर में ही स्पष्ट किया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में व्यावसायिक अभिव्यक्ति भी निर्धारित सीमा तक संरक्षित हो सकती है। टाटा प्रेस बनाम महानगर टेलीफोन निगम मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यावसायिक विज्ञापन को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित माना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कुछ परिस्थितियों में मौन रहने का अधिकार भी शामिल है। बिजो इमैनुएल बनाम केरल राज्य मामले में राष्ट्रगान के समय सम्मानपूर्वक खड़े रहने, लेकिन धार्मिक विश्वास के कारण उसे न गाने वाले विद्यार्थियों के अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय ने संरक्षण दिया। अनुच्छेद 19 खंड 2 के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर केवल संविधान में निर्धारित आधारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इन आधारों में भारत की संप्रभुता और अखंडता शामिल है। राज्य की सुरक्षा के हित में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सार्वजनिक व्यवस्था के हित में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। शिष्टाचार या नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। न्यायालय की अवमानना के संबंध में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मानहानि के संबंध में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अपराध के लिए उकसावे के संबंध में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इन आधारों के बाहर केवल प्रशासनिक सुविधा या सरकार की आलोचना रोकने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। सरकार की आलोचना, असहमति और अलोकप्रिय विचारों की अभिव्यक्ति लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का हिस्सा हो सकती है, जब तक वे संवैधानिक रूप से अनुमत प्रतिबंधों के दायरे में न आएं। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया। इस निर्णय में न्यायालय ने डिस्कशन, एडवोकेसी और इंसाइटमेंट के बीच अंतर को महत्वपूर्ण माना। केवल चर्चा या किसी विचार का समर्थन अपने आप में अपराध के लिए उकसावा नहीं बन जाता। शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 खंड 1 नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसमें शांतिपूर्ण सभा, बैठक, जुलूस और प्रदर्शन जैसे सामूहिक लोकतांत्रिक माध्यम शामिल हो सकते हैं। संविधान केवल पीसएबल एंड विदाउट आर्म्स अर्थात शांतिपूर्ण और निरायुध सभा को संरक्षण देता है। हिंसक सभा या हथियारबंद जमावड़ा अनुच्छेद 19 खंड 1 के संरक्षण का दावा नहीं कर सकता। अनुच्छेद 19 खंड 3 के अनुसार इस स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता और अखंडता तथा सार्वजनिक व्यवस्था के हित में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सभा की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि नागरिक किसी भी सार्वजनिक स्थान को किसी भी अवधि के लिए अपने अनन्य प्रयोग में ले सकते हैं। सार्वजनिक सड़कों और स्थानों के उपयोग में अन्य नागरिकों के आवागमन, सार्वजनिक व्यवस्था और प्रशासनिक आवश्यकताओं के साथ संतुलन आवश्यक है।
हिम्मतलाल के शाह बनाम पुलिस आयुक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक सभाओं के नियमन और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन को महत्व दिया। संघ, संस्था या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 खंड 1 ग नागरिकों को संघ या संस्था बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 97वें संविधान संशोधन के बाद इसमें सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता का भी उल्लेख किया गया। इसमें राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन, क्लब, सोसाइटी और अन्य वैध संगठन बनाने की स्वतंत्रता शामिल हो सकती है। संघ बनाने की स्वतंत्रता का अर्थ केवल संस्था का प्रारंभिक गठन नहीं है, बल्कि सामान्यतः उसकी पहचान और स्वैच्छिक संरचना को बनाए रखने की स्वतंत्रता से भी संबंधित हो सकता है। दामेती नरंगा बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संघ की संरचना और सदस्यता में राज्य के हस्तक्षेप के संदर्भ में संघ बनाने की स्वतंत्रता की व्याख्या की। अनुच्छेद 19 खंड 4 के अनुसार इस स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था तथा नैतिकता के हित में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। संघ बनाने का अधिकार यह सुनिश्चित नहीं करता कि प्रत्येक संघ को सरकार द्वारा मान्यता दी जाएगी या उसकी प्रत्येक मांग स्वीकार की जाएगी। संघ बनाने के अधिकार से हड़ताल करने का मौलिक अधिकार स्वतः प्राप्त नहीं होता। भारत में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 खंड 1 घ प्रत्येक नागरिक को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य देश के भीतर नागरिकों के सामान्य आवागमन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। नागरिक सामान्यतः एक राज्य से दूसरे राज्य और किसी राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। अनुच्छेद 19 खंड 5 के अंतर्गत इस स्वतंत्रता पर सामान्य जनता के हित में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए भी इस स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी विशेष जनजातीय क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर वैधानिक नियंत्रण, स्थानीय जनजातीय समुदाय की भूमि, संस्कृति और संसाधनों की सुरक्षा के लिए उचित परिस्थितियों में स्वीकार्य हो सकता है। किसी क्षेत्र में महामारी, गंभीर सार्वजनिक व्यवस्था की समस्या या अन्य वैध सार्वजनिक हित के कारण कानून के अनुसार आवागमन का नियमन भी किया जा सकता है, बशर्ते प्रतिबंध संवैधानिक कसौटियों पर खरा उतरे। भारत के किसी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 खंड 1 अगर नागरिकों को भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये स्वतंत्रता भारत की एकल नागरिकता और राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को व्यावहारिक आधार प्रदान करती है। सामान्यतः किसी राज्य का निवासी होने मात्र के आधार पर नागरिक को दूसरे राज्य में रहने या बसने से रोका नहीं जा सकता। इस स्वतंत्रता पर भी अनुच्छेद 19 खंड 5 के अंतर्गत सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। संवेदनशील जनजातीय क्षेत्रों में भूमि और संसाधनों की रक्षा के लिए निवास या बसने पर विशेष वैधानिक नियंत्रण इसका उदाहरण हो सकता है। वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 खंड 1 6 नागरिकों को कोई वृत्ति अपनाने या कोई उपजीविका, व्यापार अथवा कारोबार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह आर्थिक गतिविधियों में नागरिक की स्वतंत्र भागीदारी को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। ये स्वतंत्रता प्रत्येक व्यवसाय को बिना किसी विनियमन के करने का अधिकार नहीं देती। अनुच्छेद 19 खंड 6 राज्य को सामान्य जनता के हित में इस स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। राज्य किसी पेशे या व्यवसाय के लिए आवश्यक व्यावसायिक या तकनीकी योग्यताएं निर्धारित कर सकता है। उदाहरण के लिए, चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए निर्धारित चिकित्सकीय योग्यता और पंजीकरण की आवश्यकता अनुच्छेद 19 खंड 1 6 का उल्लंघन नहीं मानी जाएगी, यदि विनियमन वैध और युक्तियुक्त है। अनुच्छेद 19 खंड 6 राज्य को किसी व्यापार, कारोबार, उद्योग या सेवा को स्वयं या राज्य के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली संस्था के माध्यम से संचालित करने की भी अनुमति देता है। ऐसी व्यवस्था नागरिकों को पुनर्तः या आंशिक रूप से उस गतिविधि से बाहर रख सकती है, यदि संवैधानिक और वैधानिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। हानिकारक या स्वभावतः खतरनाक गतिविधियों पर सामान्य व्यवसाय जैसी संवैधानिक सुरक्षा का दावा समान रूप से नहीं किया जा सकता। युक्तियुक्त प्रतिबंध की अवधारणा। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अर्थात युक्तियुक्त प्रतिबंध अनुच्छेद 19 की संरचना का केंद्रीय तत्व है।
संविधान ने स्वतंत्रता और सामाजिक हित के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए राज्य को प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी है, लेकिन ये शक्ति असीमित नहीं है। प्रतिबंध केवल संबंधित खंड में दिए गए संवैधानिक आधारों के अनुरूप होना चाहिए। एक स्वतंत्रता पर लागू प्रतिबंध के आधार को दूसरी स्वतंत्रता पर स्वतः लागू नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 19 खंड 2 में अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध के आधार और अनुच्छेद 19 खंड 5 में आवागमन तथा निवास पर प्रतिबंध के आधार अलग हैं। प्रतिबंध का उस उद्देश्य से तार्किक संबंध होना चाहिए जिसे प्राप्त करने के लिए वह लगाया गया है। प्रतिबंध मनमाना, अत्यधिक व्यापक या आवश्यकता से असंगत नहीं होना चाहिए। प्रतिबंध की युक्तियुक्तता का निर्धारण प्रत्येक मामले की प्रकृति, अधिकार, उद्देश्य, परिस्थितियों और प्रतिबंध की गंभीरता को ध्यान में रखकर किया जाता है। चिंतामन राव बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि युक्तियुक्त प्रतिबंध ऐसा नहीं होना चाहिए जो अधिकार पर आवश्यकता से अधिक आक्रमण करे। स्टेट ऑफ मद्रास बनाम वीजी राव मामले में न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंध की युक्तियुक्तता की जांच करते समय अधिकार की प्रकृति, प्रतिबंध का उद्देश्य, उसके विस्तार और परिस्थितियों जैसे कारकों को देखा जाना चाहिए। प्रतिबंध की युक्तियुक्तता अंततः न्यायिक समीक्षा के अधीन है। केवल विधायिका द्वारा किसी प्रतिबंध को उचित घोषित कर देना उसे संवैधानिक रूप से युक्तियुक्त नहीं बना देता। न्यायालय ये जांच सकते हैं कि प्रतिबंध संविधान द्वारा अनुमत उद्देश्य के लिए लगाया गया है या नहीं, और अधिकार पर उसका प्रभाव आवश्यकता से अधिक तो नहीं है। आनुपातिकता का सिद्धांत। आधुनिक संवैधानिक न्यायशास्त्र में प्रोपोर्शनैलिटी अर्थात आनुपातिकता का सिद्धांत अनुच्छेद 19 के प्रतिबंधों की समीक्षा में महत्वपूर्ण हो गया है। इस सिद्धांत का सामान्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्य किसी वैध उद्देश्य को प्राप्त करने के नाम पर नागरिक की स्वतंत्रता को आवश्यकता से अधिक सीमित न करे। राज्य की कार्रवाई का कोई वैध उद्देश्य होना चाहिए। अपनाया गया उपाय उस उद्देश्य को प्राप्त करने से तार्किक रूप से जुड़ा होना चाहिए। यदि कम प्रतिबंधकारी और प्रभावी उपाय उपलब्ध हो, तो अत्यधिक कठोर उपाय को उचित ठहराना कठिन हो सकता है। अधिकार पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव और सार्वजनिक हित में प्राप्त होने वाले लाभ के बीच उचित संतुलन होना चाहिए। इस प्रकार राज्य के पास स्वतंत्रताओं को विनियमित करने की शक्ति है, लेकिन साधन और उद्देश्य के बीच संवैधानिक संतुलन आवश्यक है। अनुच्छेद 14, 19 और 21 का संबंध। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले के बाद मौलिक अधिकारों को पूरी तरह अलग अलग क्षेत्रों के रूप में देखने का दृष्टिकोण कमजोर हुआ। राज्य की कोई कार्रवाई व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करती है, तो परिस्थितियों के अनुसार उसे अनुच्छेद 14 की गैर मनमानी, अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताओं और अनुच्छेद 21 की न्यायसंगत, उचित और निष्पक्ष प्रक्रिया की आवश्यकताओं पर परखा जा सकता है। अनुच्छेद 14, 19 और 21 के इस परस्पर संबंध को अक्सर संविधान का गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। इसका व्यवहारिक अर्थ है कि कानून का केवल औपचारिक अस्तित्व पर्याप्त नहीं है, राज्य की कार्रवाई को व्यापक संवैधानिक मानकों के अनुरूप भी होना चाहिए। अनुच्छेद 19 और आपातकाल। अनुच्छेद 358 का संबंध राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रभाव से है। 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 19 का स्वतः निलंबन प्रत्येक प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल में नहीं होता। ये व्यवस्था केवल उस राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है जिसकी घोषणा युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर की गई हो। ऐसी स्थिति में भी अनुच्छेद 358 की सुरक्षा केवल उन कानूनों या कार्यकारी कार्रवाइयों के संदर्भ में उपलब्ध होती है जिनका संबंधित आपातकाल से आवश्यक संवैधानिक संबंध हो और जिनमें लागू संवैधानिक आवश्यकताओं का पालन किया गया हो। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता। अनुच्छेद 19 का मूल संवैधानिक दर्शन स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन पर आधारित है। नागरिक को बोलने, शांतिपूर्वक एकत्र होने, संगठन बनाने, देश में घूमने, कहीं भी बसने और वैध आर्थिक गतिविधि करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन इन स्वतंत्रताओं का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के अधिकारों और वैध सार्वजनिक हितों से पूर्णतः अलग होकर नहीं किया जा सकता। इसीलिए संविधान ने एक ओर 6 महत्वपूर्ण स्वतंत्रताओं की गारंटी दी है और दूसरी ओर केवल निर्धारित आधारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध की अनुमति देकर राज्य की शक्ति को भी संवैधानिक सीमाओं के अधीन रखा है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।